स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पे। इस वीडियो पर हम जो चैप्टर 2 था उसके 3 मार्क्स क्वेश्चन बताने वाले हैं जो MPBSE ने अपने क्वेश्चन बैंक में जारी किया था। ये हमारे चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो जैसा कि आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा हमारे सभी क्वेश्चन से इंक्लूडेड हैं। मैंने यहाँ पर आपको 3 मार्क्स वाले के सभी क्वेश्चंस के मतलब कि क्वेश्चन विथ है उनके सोल्यूशन सब भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन है डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है? डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जानना होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो चलिए सुनते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन लिखी है। आप 2 में से कोई भी एक क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन है द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द सेम। कहता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो लोकस होता है उन सभी पॉइंट्स का। ठीक है ना, उन सभी पॉइंट्स का एट विच जहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द सेम। जहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हर जगह सेम होता है। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन है a surface drawn in an electric field over which the electric potential is same as all points। कहता है कि आ सरफेस, एक कोई सरफेस आप ड्रॉ करें। कहाँ पर ड्रॉ करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करना है। ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इस कार्ड एंड इक्वो पोटेंशियल सरफेस। तो सपोज करें जैसे हमारे एक सरफेस है, इस सरफेस पर हम छोटा सा सरफेस ले लें और इस सरफेस के सभी पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाए, सेम आ जाता है, तो ये कौन सा सरफेस कहलाता है? ये सरफेस कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, चलिए पढ़ते इसकी प्रॉपर्टी। राइट इट्स प्रॉपर्टीज़ में, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेम। ये इसकी डेफिनेशन से लिया गया है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। दूसरा पॉइंट है ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज़ डन। कहता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, जैसे कि आपने देखा कि हमने बताया कि इसके सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। मींस अगर आप कोई भी एक पॉइंट को एक इस प्लेस से इस प्लेस पर लाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पर है। यानी दोनों जगह पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम। और जब पोटेंशियल सेम होता है तो जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वर्क होता है वो क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चार्ज को ले जाने में किया जाने वाला जो वर्क है। ठीक है, यानी आपने जब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो जो आप उस पर काम करें या जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो फोर्स लगे, वही तो वर्क कहलाता है। और जब दोनों जगह का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो यानी वर्क इज़ जीरो। ठीक है, तो वही कहता है कि नो वर्क इज़ डन। कहता है कोई भी वर्क डन नहीं किया है, पूरा नहीं होता है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को क्या करने पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर कोई भी वर्क नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो सब राइट एंगल बनाती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रीज़न देना है कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, उसके लिए हमें रीज़न देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इफ़ कॉम्ब इज़ रब्ड ऑन ड्राई हेयर। कहते हैं यदि हम कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर, मतलब कि हमारे सूखे बाल या ड्राई हेयर होते हैं, उन पर क्या करते हैं, रब्ड करते हैं, इट अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ पेपर्स। तो वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्या होता है, तो सुनिए क्या कहते हैं, व्हेन द ड्राई हेयर आर कॉम्ब। जब हम ड्राई हेयर पर कॉम्ब करते हैं, द कॉम्ब गेट चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कॉम्ब होता है वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है।
चार्ज मतलब उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना, चार्ज आ जाते हैं। ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज कॉम्ब नियर द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, कहते हैं जैसे मान लीजिए आपकी कॉम्ब थी, ये आपका कॉम्ब था, ये छोटा सा टुकड़ा था, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, चार्ज होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो कहते हैं जब आप चार्ज को अपने ड्राई हेयर पर कॉम्ब किए तो इसमें चार्ज आ गया, और चार्ज आने की वजह से क्या कहता है, ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज कॉम्ब नियर द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, जब इस चार्ज कॉम्ब को आप इस छोटे से पेपर के टुकड़े पास क्या करते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। द एंड ऑफ पेपर नियर द कॉम्ब गेट्स अ पॉजिटिवली चार्ज, कहता है ये जो आपका पेपर का ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े का ये जो एंड पॉइंट जो कॉम्ब के पास में है वो निगेटिवली चार्ज, यानी इसमें कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाता है, निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन लाइक, कहते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन विथ अनलाइक चार्ज द कॉम्ब एक्वायर द प्रॉपर्टी अट्रैक्ट द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो कहता है कि जब इसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है तो निगेटिव चार्ज आने की वजह से इसमें क्या आ जाता है बेटा, एक ऐसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये कैसे चार्ज हो जाते हैं, अनलाइक चार्ज, तो अनलाइक चार्ज हो जाते हैं, और अनलाइक चार्ज होने की वजह से ये कॉम्ब जो होता है इनको क्या कर लेता है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हुआ, जब हमने कॉम्ब को रब्ड किया तो रब्ड करने पर उसमें एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जब ये चार्ज कॉम्ब आप इसके पास बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो उसमें निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, दोनों का चार्ज क्या हो जाए, अनलाइक होने की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सुनेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ सिंपल रबर इज सेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट द व्हील्स ऑफ एयरप्लेन या एरोप्लेन मेड ऑफ रबर शो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कहता है कि जो सिंपल रबड़ होता है, जो हमारा सिंपल रबड़ जो जैसे इरेजर वगैरह ये सब, कहते हैं जो सिंपल रबड़ होता है उसका वो कहलाता है कंडक्टर, मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहलाता है। बट व्हील्स ऑफ एरोप्लेन मेड ऑफ रबड़ शो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कहता है कि जो व्हील्स ऑफ एरोप्लेन होता है मेड ऑफ रबड़ शो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। आप कैसे शो करेंगे कि जो व्हील्स ऑफ एरोप्लेन होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो कहता है क्या कहता है सुनेंगे। कहता है द एरोप्लेन व्हेन लैंड, जब एरोप्लेन क्या होता है, लैंड करता है, ड्यू टू फ्रिक्शनल इस टायर गेट्स चार्ज, फ्रिक्शन की वजह से उसके टायर क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इफ़ द टायर इज मेड ऑफ रबड़, यदि टायर क्या होगा, टायर जो होगा बना होगा किसका, रबड़ का, तो विच इज एन इंसुलेटर, क्या होता है बेटा, वह एक क्या होता है, इंसुलेटर रहता है। द चार्ज विल रिमेन ऑफ टायर विच इज हार्मफुल, कहता है यदि वो टायर जो रहेगा चार्ज रहेगा तो वो क्या रहेगा, हार्मफुल रहेगा, ठीक। द चार्ज पासेस टू द अर्थ इफ द टायर आर मेड ऑफ कंडक्टर, कहते हैं यदि एरोप्लेन का टायर रबड़ का बना होता, तो रबड़ का बना होता तो वो क्या हो जाता, फ्रिक्शन की वजह से उसमें चार्ज आता, और चार्ज आने की वजह से वो क्या कर सकता था, हार्मफुल हो सकता था। लेकिन अगर जो हमारा टायर है अगर वो किसी कंडक्टर का बना होता, ठीक है, जैसे कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा था कि जो एरोप्लेन्स के व्हील्स हैं वो किसके, रबड़ की जगह में मतलब कि रबड़ की जगह में कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करे, यानी कोई ऐसा पदार्थ आप ले लीजिए जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करता हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो कहते हैं यदि टायर किसका बना हो, कोई कंडक्टर का बना होता है, तो जब टायर कंडक्टर का बना हो तो वो किसको चार्ज दे देता है, यानी चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और अर्थ में चले जाने की वजह से एरोप्लेन को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। चलिए बढ़ते हम अपने सेकंड क्वेश्चन में, यानी हमारा अगला थर्ड क्वेश्चन। इन द व्हीकल्स व्हेन विच कैरी फ्यूल्स द रॉड ऑफ मेटल टच द सरफेस ऑफ ईच व्हेन व्हीकल मूव, कहते हैं जब कोई एक व्हीकल ऐसा लीजिए जो कि कैरी करता है फ्यूल्स को, ठीक है ना, अब उस व्हीकल के नीचे साइड एक रॉड जो होता है वो ओपनली रहता है, यानी एक रॉड जो होता है वो सड़क को टच करते हुए बाहर जाता है, यानी सड़क को टच करता है, कब, जब व्हीकल मूव करता है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए सुनेंगे क्वेश्चन। सो दैट द चार्ज प्रोड्यूस ऑन बॉडी ऑफ व्हीकल ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ टायर एंड एयर, कहते हैं जब टायर और एयर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जब गाड़ी मूव करती है तो टायर और एयर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या कहता है, मे पास टू द अर्थ थ्रू द कंडक्टिंग मेटालिक स्ट्रिंग टचिंग द ग्राउंड। तो कहता है कि जब फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज, अगर वो चार्ज
किस में रहेगा, व्हीकल की बॉडी में प्रेजेंट हो जाएगा तो व्हीकल को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या किया जाता है कि एक रॉड को मतलब ग्राउंड से या अर्थ से टच करके उसमें रखा जाता है, क्यों, ताकि जो चार्ज प्रोड्यूस हो वो कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए और व्हीकल को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगर चार्ज जो है व्हीकल की बॉडी में आ जाएगा तो जो आपका फ्यूल्स हैं उनमें क्या हो जाएगी, आग उत्पन्न हो सकती है और आग उत्पन्न होने से नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मेटल की रॉड टच करा के अर्थ में रखते हैं, किसमें, व्हीकल में। जब व्हीकल क्या करता है, मूव, किस व्हीकल में, जिस व्हीकल में फ्यूल्स को कैरी किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।